क्या वो नहीं मिली अटेंडेंस? अरे चलो ऐसे ही ज़रा मार्क कर लीजिए कितने हैं कितने नहीं हैं। चलो सूत्र तात्पर्य से शुरू करते हैं, ठीक है। सूत्र में जो शब्द आए हैं उनका आपको औचित्य बताना है। सबसे पहले तत् शब्द किसके लिए आया है? तन्निश्चयात्मकम समारोप विरुद्धत्वात्, इस सूत्र में तत्पद किसके लिए प्रयोग किया गया है? और पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? ये इधर आओ ना, इधर खाली पड़ा है सब, इधर ही बताइए। तत्पद किसके लिए आया है? बोलो श्रीपाद। तन्निश्चयात्मकम समारोप विरुद्धत्वात्, तत् मतलब कौन? अरे श्रीपाद हैं? ज्ञान। ज्ञान कौन सा? कौन सा वाला ज्ञान? संशय विपर्य अनध्यवसाय वाला या सम्यक ज्ञान? सम्यक ज्ञान वाला, मतलब प्रमाण। बढ़िया। तत् शब्द किसके लिए आया है? प्रमाण के लिए आया है। प्रमाण कैसा होता है? तो स्वापूर्वार्थ व्यवसायत्मक होता है, व्यवसायत्मक ज्ञान होता है। चलो अगला शब्द है यहाँ निश्चयात्मक। निश्चयात्मक शब्द का क्या अभिप्राय है बताइए, माइक लीजिए। जो ज्ञान है वो विकल्पात्मक होता है, निश्चयात्मक होता है। बौद्धों का खंडन इसमें हुआ है, इसलिए आया है। बौद्धों की किसका खंडन हुआ है इसमें? प्रत्यक्ष का। प्रत्यक्ष, हाँ। अनुमान को तो मानते ही है वो, सविकल्प और निश्चयात्मक, उनके प्रत्यक्ष का इसमें खंडन हो रहा है। खंडन कह रहे हैं और समर्थन कर रहे हैं हम कि भाई इतनी बात को तो मानना चाहिए आपको, नहीं मानोगे तो दिक्कत होगी, ठीक है। अच्छा बताओ, दर्शनोपयोग, ध्यान से पीछे तक, दर्शनोपयोग संशय विपर्यय अनध्यवसाय का नाशक है या नहीं? दर्शनोपयोग संशय विपर्यय अनध्यवसाय का नाशक है कि नहीं? बोलो सुविधि देवी। नहीं, शाबाश। क्योंकि दर्शनोपयोग तो कॉमन चीज़ है, उसके बाद प्रमाण और अप्रमाण ज्ञान में खड़ा होगा। मतलब पहले दर्शनोपयोग हुआ, फिर ज्ञान हुआ, और फिर प्रमाण अप्रमाण का चर्चा होगी। तो अब ये जितना भी उन्होंने जैसे प्रत्यक्ष को प्रमाण मान रहे हैं, तो ये एक्चुअल में एक दर्शनोपयोग की बहुत क्षणिक अवस्था को प्रमाण मान रहे हैं। बहुत थोड़े से समय के लिए जो अवस्था बन रही है उसको प्रमाण मान रहे हैं। वो प्रमाण नहीं हो सकती भाई साहब। जो एलोंगेटेड रहेगी, टिकेगी आपके साथ, हम उसको ही प्रमाण और अप्रमाण कह सकते हैं। जो टिका ही नहीं उसको प्रमाण अप्रमाण कैसे कहेंगे? जैसे एक, अरे और उधर कितना घुसते चले जाओगे, इधर खाली पड़ा, इधर आइए, उस वाले बेंच पर आ सकते हैं, इधर। अरे हवा तो वहाँ भी आ रही पंडित, हवा बता रहा है मुझे ये। कितनी बात हो गई? अरे कितनी बात हो गई? निश्चयात्मक हम किसी चीज़ को कब कह सकते हैं? निश्चयात्मक हम उसको तब कह सकते हैं जब वो टिके, उसका कोई भरोसा हो। तुम्हारी बुद्धि का भरोसा नहीं है, तुम कैसे उसको प्रमाण कहोगे? तो जैसे ट्रेन में कोई चीज़ जल्दी जल्दी गुजर गई, तो आप बता सकते हैं कि 100% श्योरली कि आपने किसको देखा था, है ना? ट्रेन में मैंने चीते को देखा था कहीं खाई में से नीचे, मैंने कहीं शेर को देखा। अब कि कोई आपकी बात का भरोसा नहीं करता। क्यों नहीं करता है? अब वो चीज़ इतनी फास्ट मूविंग है कि आप उसको देख करके अपने कोई विकल्पों को खड़ा करेंगे तो आप उसको कैसे सही कह सकते हैं? पॉइंट समझ में आ गया? तो बौद्धों का जो प्रत्यक्ष है वो बिल्कुल ऐसा ही प्रत्यक्ष है। कैसा? फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट, मतलब अनित्य 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 अनित्य, फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है। अब फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट को आपने देखा है और आप कह रहे हो कि वो ज्ञान सही ज्ञान है, तो एक तो वो सही होगा, उसकी गारंटी नहीं है। और उसके बाद जो आपको याद रह जाएगा वो आपकी मन की कल्पना है या वास्तविकता है, उसका भी कोई भरोसा नहीं है। इसलिए उनके प्रमाण को ज़रा हम विवादित मानते हैं, ठीक है। चलिए, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया हो गया। 2 निश्चयात्मक। इसके बाद है शब्द समारोप। समारोप किसे कहते हैं? शब्दार्थ भी बताइए, भावार्थ भी बताइए। पीछे हाँ, जो एक हाथ ठीक है वहाँ पर माइक दे दीजिए ओम जी को। सम प्लस आरोप। हाँ, मतलब
समान आरोप आए जिस पे। समान आरोप जिस पर आए, तो किस पर आएगा समान आरोप? किस पर किसका आरोप है? देखो आरोप लगाओगे आप तो दो चीजें चाहिए, किस पर और किसका। जैसे ज्ञान पर संशय और विपर्य का। कौन से ज्ञान पर? सच्चे ज्ञान पर, झूठे ज्ञान पर? सच्चे ज्ञान पर। सच्चे ज्ञान पर संशय विपर्य अनध्यवसाय, इनमें क्या आरोप आता है? भाई ये भी तो ज्ञान है, ये भी तो सही ज्ञान है। ये जो आरोप इन पर लग रहा है लेकिन वो वास्तव में ज्ञान नहीं है, झूठे ज्ञान है, वो वाले आरोप की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। उपमा अलंकार होता है ना, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, एक होता है उपमेय और एक होता है उपमान। उपमेय मतलब जिसकी उपमा दी जा रही है, और उपमान मतलब जिसमें या जिस पर उपमा की जा रही है। जैसे चांद के समान कनिष्क दिखता है, खुश हो गया लड़का। आज लेकिन चमक तो ध्रुव ज्यादा रहा। चांद के समान ध्रुव दिख रहा है। अब चांद कौन हो गया? चांद कौन? उपमेय या उपमान? उपमेय। और उपमान उपमान, उपमेय कौन है? ध्रुव। अरे जिसकी उपमा दे रहे हैं वो क्या है? जिसके योग्य उपमा, उपमा जिसके योग्य है। अरे जिस पर हम लगा रहे हैं मान मतु प्रत्यय कंटिन्यूअस टेंस लग रहा है। किस पर लग रहा है? ध्रुव पर लग रहा है, वो है उपमान। उपमेय, उपमा का विषय कौन है? चांद, वैसा लगाते हैं हम। चलो कहाँ थे हम? उपमेय उपमान छोड़िए, आप आरोपित और आरोपण योग्य इन दो पर बात कर रहे हैं। किस पर आरोप किया जा रहा है? संशय विपर्य अनध्यवसाय। किसका आरोप किया जा रहा है? सम्यक ज्ञान का या ज्ञान का आरोप किया जा रहा है। क्लियर है? चलो बढ़िया। अगला क्या विषय था? इसके बाद हमने क्या पढ़ा? विरुद्ध। विरोध कितने प्रकार के होते हैं और उनमें से यहां पर निश्चयात्मक और समारोप का विरोधी, समारोप, इनमें कौन सा विरोध है? बोलो। समर्थ, एब्सेंट। यस। वर्ड टू वर्ड नहीं पता पर वैसे पता है। क्यों? कल पूछा क्यों नहीं आपने किसी से कि क्लास में क्या पढ़ा? पूछा था, उन्होंने वैसे ही बताया। ऐसा वैसे ही? आय हाय, वो वैसे ही बताएंगे या आप वैसे वैसे पूछेंगे तो वो वैसे वैसे बताएंगे? ये क्या बात होती है भाई? कोई नहीं, बुक से भी पढ़ सकते थे। एक बार इसमें से नीचे प्रकरण दिया हुआ है, वो तो सरलता से पकड़ में आ जाता। आसान है ये सूत्र तो वैसे भी। गलत बात, बहुत गलत बात है। चलो और अगली बार से एब्सेंट बिल्कुल नहीं होना है। तबीयत कुछ भी हो, वहाँ लेट जाइए पीछे आके आप, मतलब वहाँ बेंच पे पीछे में खाली कर देंगे। ये अच्छी आदत नहीं है, वैसे भी आदत अच्छी नहीं है। क्या फ़ायदा मिला हमको एब्सेंट होकर के? केवल इतना ही फ़ायदा मिला, थोड़ी देर की शांति। शांति है कहाँ? अज्ञान में, ज्ञान में। ओके, यस। इधर दीजिए अक्षत भैया को। 3 प्रकार के विरोध बता रहे हैं। मैंने सबका एग्जाम्पल लिख के आने को भी कहा था। देखता हूँ मैं कॉपी बेटा, अभी रुको, याद आ गया मुझे। विदेह खुश हो जा रहा है। हाँ, सहअनवस्थान, सहनावस्थान, बद्धघातक, बद्धघातक और परस्पर व्यतिरिक्त परिहार। क्या बात है लड़के, बहुत बढ़िया। तूने जो ये चश्मा पहन रखा है, तुम और चश्मा, इन दोनों के बीच में कौन सा विरोध है? इन दोनों के बीच में कौन सा विरोध है? परस्पर परिहार। विरोध ही नहीं है, संबंध है। अरे कल ये भी मैंने कहा था, दो चीजों के बीच में पॉजिटिव संबंध कहलाता है, और दो चीजों के बीच में नेगेटिव संबंध विरोध कहलाता है। अरे सबको पॉइंट समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? अरे समझ नाखून है, नाखून आपके, यदि ये नाखून आपको परेशान कर रहे हैं तो कौन सा संबंध होगा? विरोध। लेकिन ये नाखून आपकी हेल्प कर रहे हैं, आप किसी चीज को इसकी मदद से निकाल रहे हैं, खोल रहे हैं, आप स्नैच कर रहे हैं, सामने वाले से अपनी रक्षा कर रहे हैं। क्या है भाई साहब? पॉजिटिव संबंध है। संबंध 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव को क्या कहते हैं? संबंध। उसको अपन ने 2 तरीके से देखा था। कौन कौन से 2 तरीके होते हैं पॉजिटिव संबंध को देखने के? कारण कार्य और व्याप्य व्यापक। ठीक है,
नेगेटिव संबंध कौन कौन से हैं, तो अभी जो भैया ने बताया है वो हैं, ठीक है। चलो अब आपको बताना है, हाँ, नुकीले दांत और आपका गाल, इन दोनों में कौन सा संबंध है। अरे ऐसे नहीं कट जाता है कई बार, क्या बोलते हैं इसको, कुछ नाम है इसका भी भूल गया हूं मैं। नुकीले दांत और आपके गाल, इन दोनों के बीच में कौन सा संबंध है, बोलो। बद्ध घातक संबंध है। साथ में होंगे कि नहीं होंगे, होंगे, लेकिन एक दूसरे के विरोधी हैं कि नहीं हैं, साथ में रह रहे हैं लेकिन परस्पर एक दूसरे के विरोधी हैं। क्या गाल को बिना दांतों के इसको मुंह कहा जा सकता है? क्या बिना गालों के इसको मुंह कहा जा सकता है? दोनों का होना जरूरी है कि नहीं है, लेकिन दोनों एक दूसरे के नेचर से बिल्कुल उल्टे होते हैं। गाल में कोई हड्डी है क्या? गाल में कोई हड्डी है क्या? लेकिन दांत बिना हड्डी के काम करते हैं क्या? भाई कैल्शियम ही कैल्शियम, क्या है, दांत कैल्शियम का ही रूप है। अच्छा बताओ, दांत में आत्मा के प्रदेश होते हैं कि नहीं होते हैं? शाबाश। फिर हमको दांत में दर्द होता है? एक्चुअली दांत में दर्द कभी नहीं होता है, हमेशा मसूड़े में दर्द होता है। लेकिन हम उपचार से क्या कहते हैं, दांत में दर्द हो रहा है। घड़ा घी का है, घी का घड़ा है क्या? नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है? ऐसे ही नाखून पर लगाइए, ऐसे ही बालों पर लगाइए, ऐसे ही शरीर के अन्य अंगों पर भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। चलो, हड्डी में आत्मा के प्रदेश हैं कि नहीं है? हड्डी जुड़ती है कि नहीं जुड़ती? हड्डी कभी नहीं जुड़ती है। हड्डी के साथ कौन जुड़ता है? नर्व्स जुड़ते हैं, तभी उसको आत्मा के प्रदेश। हड्डी में आत्मा के प्रदेश होते हैं क्या? नहीं, वो तो बॉडी का रफेज है। आपकी बॉडी में से जितना कैल्शियम कचरे के रूप में बाहर निकलना था वो दो जगह से निकलता है। एक तो वो बोन्स बना करके निकलता है, दूसरा वो सुबह अगले दिन निकलता है। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं। अरे 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 अरे, अच्छा, कान का मैल, उसमें आत्मा के प्रदेश होते हैं क्या? नहीं होते हैं। लेकिन फिर कान का मैल फंस गया है, कान का मैल अटक गया, हम ऐसी ही भाषा में बोलते हैं। इसका मतलब वो वास्तव में आत्मा का अंग, शरीर का अंग नहीं है, उससे कचरे का अंग है। बढ़िया। चलो, कहाँ थे हम? संबंधों पर बात कर रहे हैं। बोली पंडित जी। ओहो, नेवले का उदाहरण दिया, तो इधर तो एक साथ रहने की कोई बात। भाई जंगल में दोनों साथ में होंगे तब तो लड़ाई करेंगे। मैं लड़ाई मतलब वो सांप नेवली को मार रहा है और नेवला वहाँ है नहीं, तो सांप और नेवला उसको काट रहा है, नेवला भाई साथ में होंगे तब बद्धघातक होगा ना। जब मतलब एक साथ आते हैं, एक साथ रहते हैं, थोड़ी बात आएगी। अच्छा देखो, हेल्दी टीथ और अनहेल्दी टीथ, ये दोनों साथ में रह सकते हैं क्या? टीथ हमेशा साथ में रहेंगे कि नहीं? वो प्रॉब्लम में फंस गए हैं आप भाई साहब। प्रॉब्लम समझ रहे हैं आप? दांत और गाल यही हैं भाई साहब, इनके होने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ, गाल यहाँ जाएगा तो कट जाएगा, वो वहाँ जाएगा तो कट जाएगा। क्या चक्कर हो गया? बद्धघातक। वैसा बढ़िया। यस, परस्पर परिहार में आपने ज्ञान दर्शन का उदाहरण दिया था, तो वो नेगेटिव, मतलब वो तो अपना अपना वीतराग रूप से काम कर रहा है। भाई एक दूसरे के काम में मदद नहीं कर रहा ना, बस इसी का नाम विरोध है। ऐसा देखिए, ज्ञान वाले काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है। तो ज्ञान गुण का ज्ञान पर्याय के साथ क्या है? संबंध है। लेकिन ज्ञान गुण श्रद्धा गुण का काम कर रहा है क्या? मतलब श्रद्धा गुण की पर्याय का काम कर रहा है क्या? नहीं। तो उसका परस्पर क्या हो गया? विरोध। विरोध हमेशा नेगेटिव होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर नेगेटिव चीज बुरी होती है। अरे अस्ति नास्ति, दोनों आत्मा में साथ में रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं। इसका मतलब दोनों बुरे हैं क्या? ऐसा तो कैसी बात करते हैं अरिहंत जी। चलो, क्लियर है सबको? स्ट्रक्चर क्लियर है? बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। चलो आगे बढ़ते हैं हम। कहाँ हैं? उदाहरण। चलिए दिखाओ जरा। वृषभ, परस्पर परिहार का क्या एग्जाम्पल लेके आए आप घर से? माइक दीजिए पीछे। चलो वैसे पूछ लेता हूँ, होमवर्क कितने बच्चों ने किया है? तुमने होमवर्क किया है और तुम्हें नाम याद नहीं था भाई साहब। और ये 2-4 महापुरुषों ने क्यों नहीं किया? ओह, सबसे होशियार बच्चे सबसे होशियारी देते हैं। क्यों नहीं किया? मन नहीं था? इतनों को याद था और तुमको याद नहीं था, ये संभव ही नहीं है। चलिए बढ़िया।
बोलो। नहीं, बगल में दीजिए। बताइए ध्रुव भैया। किसी भजन में बताइए मुझे, बिल्कुल परस्पर विरोध, मजा आ जाए बिल्कुल। तुमने भी नहीं किया? अधर्मी। चलो आगे 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 आगे। प्रफुल्ल भैया को दीजिए। क्या चल रहा है अभी, जाने दीजिए। हाँ तीसरा बताना, परस्पर परिहार। हाँ यस सर। प्लेयर है, वॉलीबॉल का प्लेयर है। ओके। उसके साथ वो एक दूसरा प्लेयर है। नहीं, हाँ प्लेयर नहीं अरे है, हाँ। एक प्लेयर है और एक उसका साथी है। हाँ, वही लेकिन दूसरा। उसके जैसे वो काम नहीं करता। बस तो ठीक है ना, हो गया। दो वॉलीबॉल के प्लेयर्स, उनके बीच में कौन सा विरोध है? परस्पर परिहार विरोध है। बढ़िया। अच्छा नेक्स्ट दिव्यम। ये अब तुम्हारे और ओम का एग्जाम्पल नहीं चलेगा, मैंने दे दिया वो कल। यस बोलिए। कौन सा वाला? अरे आपने होमवर्क जो किया है वो बताइए। अच्छा कौन सा पूछ रहा है? पहला वाला, सहान अवस्थान। सहान अवस्थान नहीं लिख के लाया ना होमवर्क। भाई विषय समझ में आया कि नहीं आया ये नहीं पूछा मैंने, होमवर्क किया कि नहीं ये पूछा था। नालायक बिल्कुल। चलो और पास कीजिए इधर। मिस्टर सी, आई मीन अनुभव सी, वीड लाइक टू सी एनीथिंग। सहन अवस्थान। चलो सहन अवस्थान। मैं और आप। क्या हम दोनों एक साथ एक क्लास में नहीं बैठ सकते हैं? एब्सेंट रहते हो तुम जब जब मैं क्लास में आता हूँ। अरे दो नारायण। हाँ, दो नारायण। नारायण नारायण। दो नारायण। अच्छा ओके ओके। एक समय पर धरती पे दो नारायण एक साथ नहीं हो सकते। तीर्थंकर और चक्रवर्ती, तीर्थंकर और चक्रवर्ती नहीं रह सकते एक काल में। अच्छा, दो तीर्थंकर दो चक्रवर्ती, ऐसे ये लोग नहीं रह सकते। बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या उदाहरण हो गया ये? सह अनवस्थान, सहानवस्थान। जीत भैया को दीजिए पीछे। यस, बद्ध घातक। दांत और गाल का जो आपने बताया अभी वो, और गुण और दुर्गुण। और दुर्गुण, गुण और दुर्गुण ना, गलत उत्तर है। तो विभीषण और रावण गुण और का दुर्गुण एक साथ रह सकते हैं। एक साथ तो रहते। जैसे बताना एक आध जगह कहाँ कौन से गुण और कौन से दुर्गुण को एक साथ रहने का बता रहे हैं आप? वैसे हम सभी लोग हैं, पढ़ते भी हैं, खेलते भी हैं। मैं बद्ध घातक संबंध पूछा है तुमसे, ये याद है ना तुमको? वो रावण और विभीषण का, मतलब अब आप यहाँ लगा रहे हैं रावण और विभीषण, ठीक है, गुण और दुर्गुण। नहीं, ऐसा है, एक अधिकरण होना चाहिए। आपने अब एक अधिकरण किसको बनाया? सपोज आपने युद्ध को एक अधिकरण बना दिया है, तो उसमें दो पार्टी साथ में लड़ती हैं, ये तो माना जा सकता है। लेकिन रावण के दुर्गुण, रावण का दुर्गुण विभीषण के सद्गुण में थोड़ी घुस गया है। अच्छा वो अरे भाई ये तो गड़बड़ तब होती जब वो घर में रहते हुए दूसरी पार्टी से खेलता। बद्ध घातक संबंध कब बनेगा? जब रावण के साथ में विभीषण रहता और कैकई वाला काम करता। अरे पॉइंट समझा? घर में रह रहे हैं लेकिन घर तोड़ रहे हैं, ऐसे वाली चीज में आप उदाहरण बना सकते हैं। हाँ चलिए बोलो, किसका उदाहरण बता रहे हैं भाई साहब? इसमें बद्ध घातक और परस्पर दोनों भी लग सकते हैं। अच्छा बताइए। एक स्मारक के बच्चे और एक सांगानेर के बच्चे एक कॉलेज में। स्मारक के बच्चे में परस्पर परिहार, बच्चों में पर्सनली नहीं 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 नहीं, हम कॉलेज और एक वहाँ के कॉलेज में आते हैं, तो इन दोनों घटाओ। उसमें ऐसे ध्यान से सुनिए। जो साथ में रहे पर एक जैसा काम नहीं करते, परस्पर जो परिहार है। आप तुम बोलो दूसरा। बद्ध घातक में क्या हो रहा है? तुम बद्ध खाते हो, तुम उनकी जान तुम खाते हो, वो में तुम्हारी वो जान। कुछ बात कहो तो फिर वो ऊपर चढ़ते हैं, तो इस तरीके से भड़क जाते हैं। मतलब जैसे मैं कहता हूँ और तुम भड़क जाते हो, ऐसा कुछ? नहीं, नहीं। नहीं अच्छा नहीं, ओ नहीं, ठीक है, ओके गुड। इधर सबसे पीछे भाई, एक्साइटेड हो रहा है लड़का, जल्दी। सास और बहू कौन सा संबंध? ओह गॉड। और अच्छी सास और अच्छी बहू है तो परस्पर परिहार। अरे नालायक, वहाँ तो ज़्यादा अच्छे से रहते हैं लोग। बट आई थिंक हमको उनकी लैंग्वेज नहीं आती ना, इसलिए हमको लगता है वो लोग अच्छे से रहते होंगे शायद। बट फाइन, लेट्स नॉट गो देयर।
अभी रुक जाइए एक सेकंड, ले मुझे अब किसी भजन में बताइए, मैं इसके बिना नहीं सुनूंगा अब तुमने बहुत दिमाग लगा दिया, अब मुझे भजन में बताओ कहीं। अरे कोई भी विरोध किसी भजन में बताइए, या कोई भजन बताइए उसमें विरोध पर विचार कीजिए। इधर तो माइक, अरे किस में भी लगा, इधर दीजिए। एके पुण्य एके पाप नाम भिन्न भाग्यो है। ठीक है, बताओ विरोध कौन सा लग रहा है? एक साथ नहीं होते, एक समय पुण्य का उदय होगा या फिर पाप का उदय होगा। हाँ ओके ठीक है, तो सहनावस्थान ठीक है चलेगा। नेक्स्ट और कोई बताइए। गाओ। अजन्मापि श्रीमान विगत भवरागोद्भुत गति। विरोध। अरे ये देखिए क्या खेला इसने भाई। हाँ गद्दार है, आप बताएंगे, पीछे दे दो। मैं रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। विरोध का नाम बताइए बस। सह अनवस्थान। चलो बढ़िया, पीछे एक आध कोई भजन बताइए। हाँ गाइए। बाहर नार की कृत दुख भोगे अंतर सुख रस घटा घटी। कौन सा है? सनावस्थान। गलत जवाब। जब ये बाहर दोनों एक साथ हो रहा है ना भाई, परस्पर परिहार। और बाहर नारी की कृत दुख भोगे अंतर दुख सुख रस घटा घटी, लेकिन इसमें परस्पर परिहार ही अकेले क्यों लगेगा? इसमें तो बद्ध घातक लगेगा। इसके कारण बंधन हो रहा है, इसके कारण मुक्ति हो रही है। क्या तुम किसी काम के नहीं है लड़के? चलो आशा करता हूँ ये स्ट्रक्चर आपको ठीक से समझ में आ गया। अब मुझे बताओ, एक सेकंड, अब मुझे बताओ निश्चयात्मक और समारोप विरोधी, इन दोनों में कौन सा संबंध, कौन सा विरोध पाया जाता है? निश्चयात्मकता और समारोप, इन दोनों के बीच में कौन सा विरोध है? क्योंकि विरुद्धत्वाद तो वहीं लिखा है ना, लगाना तो वहीं है। इधर सम्मेत जी को दीजिए। सह अनवस्थान। प्रमाण होगा तब प्रमाणाभास नहीं हो सकता, प्रमाणाभास है तो प्रमाण नहीं हो सकता। चलो शाबाश, आशा करता हूं ये सूत्र आपको समझ में आ गया। अब इसमें इतना बताओ, मुझे केवल इतना बताओ, निश्चयात्मक को हमने क्या बनाया? साध्य। और समारोप का विरोधी इसको क्या बनाया है? हेतु। ये दोनों एक ही बात नहीं हो गई। निश्चयात्मक का मतलब समारोप का विरोधी, और समारोप विरोधी का मतलब निश्चयात्मक। दोनों में ये तो पर्यायवाची शब्द जैसे हो गए। अब पर्यायवाची शब्दों में आप कभी साध्य साधन का प्रयोग तो नहीं कर सकते, वो या तो साध्य होंगे या साधन होंगे। अरे पॉइंट कुछ समझ में आ रहा है आपको? तो अब इसमें एक को साध्य कैसे बनाएंगे और एक को साधन कैसे बनाएंगे? कुछ दिमाग लग रहा है क्या? फिर से बोलूं क्वेश्चन, फिर से बोलता हूं मैं। समारोप का विरोधी होना क्या है? ये हेतु है, साधन है। और निश्चयात्मकता क्या है? साध्य है। अब प्रश्न ये खड़ा हो रहा है, ये दोनों तो सामान्य दृष्टि से देखें पर्यायवाची शब्द हैं। निश्चयात्मक किसको बोलते हैं? जो अनिश्चयात्मक नहीं है उसको ही निश्चयात्मक कहते हैं। अनिश्चयात्मक कौन है भाई साहब? संशय विपर्यय अनध्यवसाय। और समारोप का विरोधी में समारोप क्या है? संशय विपर्यय अनध्यवसाय। ये तो दोनों पर्यायवाची हो गए। पर्यायवाची चीज़ों में साध्य साधन थोड़ी लगाया जाता है भाई। लक्षण पता होता है, साधन पता होता है, लक्ष्य नहीं पता होता, साध्य नहीं पता होता। यहाँ तो दोनों ही पता चल रहे हैं। पॉइंट समझ में आया क्या? अब बताइए फिर एक को साध्य कैसे बनाया हमने, एक को साधन कैसे बनाया? लगाओ जरा दिमाग जल्दी से। सामान्य और विशेष। अरे भैया वो प्रमाण और प्रमाणत्व भूल जाते हो तुम। यहाँ साधन क्या है? साधन कौन है? समारोप का विरोधी। क्या हो गया ये? सामान्य। और विशेष क्या है? निश्चयात्मक। मतलब हमने जो प्रमाण माने हैं उनमें ही समारोप का विरोधी होना घटित हो रहा है, सब में समारोप का विरोधी होना घटित नहीं हो रहा है। बौद्धों ने जो अनुमान माना है, बौद्धों ने जो अनुमान माना है वो अनुमान समारोप का विरोधी है कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? उनकी अपेक्षा से समारोप का विरोधी वो कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो समारोप का विरोधी है क्या? नहीं। इसलिए कैसा हो गया? अनिश्चयात्मक। इसीलिए कैसा हो गया? झूठा।
पॉइंट क्लियर है? दो चीज़ें अलग अलग समझनी है। कौन कौन सी दो चीज़ें थी? प्रमाण और प्रमाणत्व। समारोप का विरोधी होना, ये क्या है भाई? कॉमन योग्यता है। सभी धर्म अपने अपने प्रमाणों को समारोप का विरोधी मानते हैं कि नहीं मानते हैं? सामान्य हो गया। विशेष क्या है भाई साहब? जैनों के जो प्रमाण हैं, कौन कौन से? प्रत्यक्ष और परोक्ष। ये दोनों कैसे हैं? ये ही निश्चयात्मक हैं, अन्य कोई निश्चयात्मक नहीं है। पॉइंट सबको क्लियर हो गया? सामान्य विशेष का अंतर है। यहाँ भी आचार्य देव ने इसका ही उत्तर दिया है। देखो मैं आपको एक बार पंक्ति दिखा देता हूँ। पेज नंबर कैसे बताऊंगा? सूत्र नंबर 4 से जस्ट ऊपर देखिए। ज्ञान स्वभावतया तयोहो अभेदेपि, मिला? सूत्र नंबर 4 पे ऊपर उसकी उत्थानिका है, उससे 2 लाइन ऊपर। अरे वाक्य स्टार्ट हो रहा है ननु तथापि। ननु तथापि से नेक्स्ट लाइन मिल गया? तयोहो अभेदेपि, किस किस में अभेद है भैया? समारोप में और निश्चयात्मकता में। क्या है अभेद? किसका? ज्ञान का। अरे संशय ज्ञान है कि नहीं है? प्रमाण प्रत्यक्ष साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष ज्ञान है कि नहीं है? है। केवल ज्ञान ज्ञान है कि नहीं है? है। सब क्या है? ज्ञान है। ज्ञान होने पर उनमें क्या सिद्ध हो गया? अभेद बना। व्यापकत्व धर्म आधारतया भेद उपपद्यते। उदाहरण दिया है शिंशपात्व वृक्षत्ववत्। शिंशपात्व क्या होता है? शीशम का जो वृक्ष होता है और वृक्ष जो होता है, तो शीशम का वृक्ष वृक्ष है कि नहीं है? है। व्यापक कौन है? व्यापक कौन है? वृक्षत्व। व्याप्य कौन है उसमें? शिंशपा। ऐसे ही व्यापक कौन है भाई साहब? व्यापक कौन है? समारोप का विरोधी। और व्याप्य कौन है? निश्चयात्मकता। इतना आपको हिसाब लगते बनना चाहिए। क्लियर हो गया भैया सबको? कठिन तो नहीं है, ये तो बहुत ही सरल मैटर था। मतलब सब ज्ञान है, लेकिन सब ज्ञान होने पर भी सम्यक ज्ञानत्व किस में पाया जाएगा भाई साहब? संशय विपर्य अनध्यवसाय में नहीं पाया जाएगा। तो वास्तव में किस में पाया जा रहा है? इसमें ही पाया जा रहा है, प्रत्यक्ष और प्रमाण। अच्छा, कल मैंने कहा था आपको हेतु के अपन 3 रूपों पर भी चर्चा करनी थी, ठीक है? लिखिए जरा, वो इंपॉर्टेंट है। पहला लिखिए अन्वय हेतु, दूसरा व्यतिरेक हेतु, तीसरा अन्वय व्यतिरेक हेतु। क्या कॉपी किताब कुछ भी नहीं है यार, कैसे जी रहे हैं लड़के। जाओ लेके आ जल्दी, आलसी। 3 चीजें क्या है बेटा? अन्वय हेतु, व्यतिरेक हेतु, अन्वय व्यतिरेक हेतु। अब इसमें क्या है, जब हमने, ध्यान से 1 मिनट सुन लीजिए, जब हमने दुनिया को 2 भागों में बांटा है, जब हमने दुनिया को 2 भागों में बांटा है, मैं और मेरे दोस्त, मैं और मेरे दोस्त, अब इसमें कोई विरोधी पार्टी है क्या? नहीं, इसलिए इसमें व्यतिरेक हेतु नहीं है। व्यतिरेक मतलब विरोध, वो 3 चीजें, पक्ष धर्म तो सपक्ष सत्व और विपक्षात, इसमें विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है। 3 चीजें वैसे देख लीजिए, पक्ष, सपक्ष, विपक्ष, ये तीनों सबको समझ में आते हैं? पक्की बात है? चल बेटा मेरे को बता दे जल्दी से। पक्ष किसको बोलेंगे हम? हेतु का साध्य में होना, इसको पक्ष कहते हैं, ठीक है? ठीक है। और हेतु का विरुद्ध होना विपक्ष, और हेतु का साध्य में नहीं होना, हेतु का साध्य में नहीं होना, या हेतु का ही नहीं होना इसलिए साध्य का भी नहीं होना। हेतु का विरुद्ध होना मतलब हेतु और साध्य का जहां होना होता है उसको पक्ष कहते हैं। हाँ। हेतु साध्य जहां नहीं है उसको विपक्ष कहते हैं। और सपक्ष किसे कहते हैं? हेतु और साध्य का होना, मतलब जो हेतु है वह साध्य को सिद्ध ठीक है, करेगा। कोई दिक्कत नहीं है। 3 चीजें आपको समझ में आनी चाहिए भाई। एक है पक्ष, एक है सपक्ष, एक है विपक्ष। पक्ष किसको बोलते हैं? जिस जगह की हम बात कर रहे हैं उसको कहते हैं पक्ष। उसके जैसी जितनी जगह है उन्हें कहते हैं सपक्ष, और उससे बिल्कुल ऑपोजिट जितनी चीजें होती हैं उनको कहते हैं विपक्ष। उदाहरण के लिए हमारे पास कौन सा उदाहरण था? पर्वत, जहां धुआं और अग्नि पाया जाता है ऐसा पर्वत, वो क्या है? पक्ष।
उसी के जैसी जगह क्या है, किचन, वो क्या हो गया, सपक्ष। और जलाशय आदि ये क्या हो गए, विपक्ष। 3 चीज़ें समझ में आती है। क्या नाम है इसका, अनीश। अनीश की बुद्धि कहाँ पाई जाती है, अनीश में पाई जाती है। तमिलनाडु कौन था ये, अनीश की बुद्धि कहाँ, अरे उसके अंदर ही है ना, हाँ, घुटने में हो, कहीं हो है। अनीश कहाँ, अनीश की बुद्धि कहाँ है, अनीश के पास है। इसको क्या कहेंगे हम, अनीश को कहेंगे पक्ष। ऐसे ही पूरी दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी जीव हैं, सबकी बुद्धि उनमें पाई जाती है, सबकी बुद्धि उन्होंने पाई जाती है। इसे क्या कहेंगे हम, सपक्ष। और ये जो जितने भी पुद्गल पदार्थ दिखाई दे रहे हैं हमको, इन सब में बुद्धि पाई जाती है क्या उनकी, नहीं। बुद्धि नाम की चीज है क्या इनके पास, नहीं। ये सब क्या हो गए, विपक्ष। 3 पार्टी हो गई। पॉइंट समझ में आ गया। पहली पार्टी पक्ष, दूसरी पार्टी सपक्ष, तीसरी पार्टी विपक्ष। अब आपको ये जो रिपब्लिकन पार्टीज होती हैं, मतलब पार्टीज जो होती है, पॉलिटिकल पार्टीज, इनमें आपको अलायंसेस पता है, अलायंस जानते हैं आप। बंबई में 2 पार्टियों का अलायंस था, अभी रिसेंटली वो एक बार टूटा था, उसमें झगड़े हुए थे बहुत। हर बार ही इलेक्शन आते हैं तो कुछ ना कुछ नाटक होता है। कौन कौन सी 2 पार्टी हैं, एक शिवसेना और दूसरी है भाजपा। शिवसेना और भाजपा ये दोनों एक पार्टी हैं क्या, नहीं। लेकिन बंबई में ये साथ में काम करते हैं क्या, हाँ। तो ये क्या बन गए, परस्पर एक दूसरे। अब बीजेपी के समर्थक बीजेपी के लिए क्या हैं, पक्ष। ऐसे ही शिवसेना के समर्थक शिवसेना के लोगों के लिए क्या हैं, पक्ष। ऐसे ही आप सब जगह लगाइएगा, ठीक है। अब मैं पक्ष चेंज कर देता हूं। पक्ष क्या चेंज किया हमने, बीजेपी के समर्थक जो काम कर रहे हैं वैसा काम बंबई में और कौन कर रहा है, शिवसेना के समर्थक। और कौन नहीं कर रहा है, कांग्रेस। पॉइंट समझ में आया। 3 चीज़ सबको समझ में आ गई, पक्ष, सपक्ष और विपक्ष। स्मारक में पढ़ने वाले बच्चे स्मारक के साथ में रहते हैं, स्मारक में ही अपना चिंतन मनन करते हैं। ये क्या बन गया, स्मारक हमारे लिए एक पक्ष। स्मारक के ही जैसे भारत देश में कितने विद्यालय हैं, 4। दीवानगंज, हाँ 4। ये क्या हो गए, 4 के 4 सपक्ष। और बाकी जो सीए की पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, वो सब क्या बन जाते हैं, विपक्ष। तो हम क्या खेलते हैं यहाँ आकर के, मैं और मेरा महाविद्यालय। इसमें हम कौन सा खेल खेलते हैं, पक्ष वाला खेल खेलते हैं। पॉइंट क्लियर है। कभी कभी मूड होता है तो हम सपक्ष वाला खेल लेते हैं, बाकी हम विरोध में तो नहीं जाते हैं। तो जनरली हम उन्हीं का विरोध करने के लिए सारी चर्चा करते हैं। क्लियर है। अभी इसको एंटरटेनमेंट सूझ रहा है, रुक जा जरा 2 मिनट। पक्ष, सपक्ष, विपक्ष तीनों सबको क्लियर हो गए, सबको क्लियर है। अब जरा देखिए, इतना ध्यान रखना है आपको, लिख लो आप पहले, फिर बाद में बोलता हूं मैं। अन्वय हेतु में लिखिए, जहां मात्र पक्ष और सपक्ष होते हैं उसे अन्वय हेतु कहते हैं। जहां, नेक्स्ट व्यतिरेक हेतु, जहां मात्र पक्ष और विपक्ष ही होता है उसको व्यतिरेकी हेतु कहते हैं, ठीक है। और लास्ट, जहां तीनों होते हैं उसको अन्वय व्यतिरेक हेतु कहते हैं। चलो, यहां तक सबको क्लियर है, इसमें भी कोई मेहनत नहीं है। अब देखो, दुनिया में सपोज मैंने कहा 2 ही तरीके के लोग हैं, 2 तरीके के लोग हैं। इसका मतलब मैं या तो अन्वय हेतु वाली बात करूंगा या व्यतिरेक हेतु वाली बात करूंगा, क्योंकि 2 ही लोग हैं। अब मैं और मेरी तन्हाई, दुनिया में 2 ही चीजें रहती हैं। कौन कौन सी चीजें, मैं और मेरी तन्हाई। मेरा इसके साथ भी संबंध नहीं है, मेरे इसके साथ भी संबंध नहीं है, इसके साथ भी नहीं, इसके साथ किसी के साथ नहीं। इसलिए जगत में क्या है भाई साहब, मैं और मेरी। अब दुनिया में 2 ही चीजें हैं, मैं और सारे के सारे लोग मेरे से विरोधी। कौन सा हेतु हो गया ये, व्यतिरेकी हेतु हो गया। पॉइंट सबको क्लियर हो गया भैया। अरे व्यतिरेकी हेतु समझ में आया, मैं और मेरी तन्हाई मतलब मैं और मेरे साथ कोई नहीं है, तो ये व्यतिरेकी हेतु हो गया। दूसरा भैया, नेहरू जी ने जब जेल में वो थे, जेल में उन्होंने एक लेटर लिखा था। उस लेटर में क्या लिखा था, ओ मेरे दोस्तों। अब वहां दोस्तों शब्द किस किस के लिए लिखा था, ब्रिटिशर्स के लिए भी लिखा था और भारतीयों के लिए भी लिखा था। तो अब कितनी पार्टी हो गई, 2, मैं और मेरे दोस्तों। अब ये कौन सी पार्ट हो गई भैया, पक्ष और सपक्ष। कौन सा वाला हेतु हो गया, अन्वय हेतु। पॉइंट सबको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया भाई साहब,
सबको पॉइंट क्लियर हो गया ना, बाद में लड़ने का नहीं। अब जब 3 पार्टीज हैं, कौन कौन सी 3 पार्टीज हैं भाई साहब? एक तो मैं, एक भारतीय और एक ब्रिटिशर्स। 3 पार्टी है, मतलब 3 पार्टी कब बन गई? तब बन गई जब मुझे ये डिसाइड करना था कि मेरे पास में अभी एक नौकरी आई है, अंग्रेजों के जमाने के टेलर होने की नौकरी। जब वो नौकरी मेरे पास आई है, अब मैं क्या विचार कर रहा हूं भाई साहब, मैं भारतीय हूं या मैं अंग्रेजी हूं? अंग्रेज हूं, नौकरी उनके साथ करूंगा, नहीं तो मैं यहां पर भाई जो मिलेगा वो करूंगा, हिसाब इतना था। 3 पार्टी थी, 3 पार्टी जब बन गई तब क्या होगा भाई साहब? मैं और मेरे सपक्ष और बाकी सब क्या हैं? विरोधी। पता है कंपनीज में प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा क्या होती है? मतलब कई बार मुझे ये मौका भी मिला है, 4-5 बार करीब करीब मैं नागपुर में जब MBA कॉलेज में पढ़ाता था, तब अलग अलग जगह जा कर के हम लोग इंडस्ट्रीज़ में जाते थे। विराग बेटा पानी पियाओ, घूम आओ, जब पीछे घूम लो। तो कितना परेशान होना है, परेशान हो रहे हो घूम लो, कोई बात नहीं। हाँ नहीं, जाने की नहीं कह रहे हम, इधर घूमने की। हाँ चलो, उस समय पर ये परिस्थिति बनी थी कि हम 4-5 इंडस्ट्रीज़ में गए थे, और इंडस्ट्रीज़ में हमको जनरली लेक्चर्स डिलीवर करने होते थे। लेक्चर्स करने के साथ साथ उनके सिस्टम में जो जो प्रॉब्लम्स होंगी उन सिस्टम को सॉल्व करने के लिए भी हम जाया करते थे। तो वहाँ क्या परिस्थिति बनती थी? वहाँ एक चीज़ बहुत गहराई से ऑब्जर्व की हम लोगों ने। क्या प्रॉब्लम ऑब्जर्व किया? जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनमें 2 तरीके के लोग हैं। एक ऐसे लोग हैं जो कंपनी का जो उद्देश्य है उसको फॉलो करते हैं, उसके साथ काम करते हैं, और दूसरे लोग ऐसे हैं कि जो बिल्कुल उसके विरोध में काम करते हैं, जैसे कि आप लोग। कुछ लोग तो वार्डन की, कुछ लोग वार्डन से, इतना ही। अब देखिए खेल क्या खड़ा हुआ तब हमारे सामने खेल ये खड़ा हुआ कि भाई जो ये विरोध कर रहे हैं, अब ये इन्होंने पार्टी, अरे कितना मजा आ गया भाई, कितना मजा आया लड़कों को, ठीक है। अब ये 2 पार्टीज हो गई, ठीक है। अब इसमें क्या झगड़ा हो रहा है? यहाँ झगड़ा ये हो रहा है, 3 चीजें खड़ी हो गई। कौन कौन सी 3 चीजें? एक तो एम्प्लॉई है, ठीक है, एक एम्प्लॉई है। दूसरा कौन है भाई साहब? कंपनी में हम समर्थन करने वाले, और कुछ लोग क्या हैं? विरोध करने वाले। 3 पार्टीज खड़ी हो गई। अब 3 पार्टीज में क्या चक्कर है भाई साहब? चक्कर ये खड़ा हो रहा है कि हमें उस कंपनी का साथ देना है या हमें उस कंपनी को डुबाना है। 2 ही परिस्थिति। तो अब सोचो, जिनको वो लोग पैसा दे रहे हैं, जहां से तुम्हारी सैलरी आ रही है, जिनके साथ तुम रह रहे हो, वो होने क्या चाहिए? तुम्हारे सपक्ष, और बन क्या गए हैं? विपक्ष। ऑटोमेटिकली इसका मतलब आपको ही प्रॉब्लम हो रही है भाई साहब, और किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही है। आपको हर दूसरी चीज में प्रॉब्लम हो रही है। आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई इशू खड़ा हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? और वहीं खड़ा हो रहा है जहां आप रह रहे हैं। दुनिया भर का आपको स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा है कि जहां जहां प्रॉब्लम्स हो रही है। तो एक दृष्टिकोण की दृष्टि से 3 चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। 3 कौन कौन सी होगी? पक्ष, सपक्ष और विपक्ष। भाई जिस दिन आपको ये समझ में आने लगा कि जैसा मैं जीव हूं वैसे ही जगत पर निगोदिया से लेकर सिद्ध भगवान सारे जीव पाए जाते हैं, आप पूरी दुनिया आपके लिए क्या बन जाएगी? सपक्ष बन जाएगी। जैसा पारिणामिक स्वभाव मेरे पास पाया जाता है वैसा पारिणामिक स्वभाव सबके पास पाया जाता है। क्या बन गए आप? सपक्ष। क्या बन गए? सम्यक दृष्टि। जैसे ही आपको समझ आया भाई मेरा जो ज्ञायक भाव है वो मुझ में ही पाया जाता है, दूसरे का ज्ञायक भाव दूसरे में पाया जाता है, मुझे दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, कोई समझदार धरती पे है ही नहीं, मेरे से ज़्यादा महान धरती पर कोई आज तक न पैदा हुआ था, न हुआ है, न होगा। क्या प्रॉब्लम हो गई? अब आपने पूरी दुनिया को कहाँ खड़ा कर लिया? अपने व्यतिरेक। आपको हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। 40 से 50 साल की उम्र के बीच में जो वयस्क होता है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, इनमें एक चीज़ बहुत कॉमन होती है। कौन सी प्रॉब्लम? इन्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है भाई साहब, हर चीज़ से। ये सामान यहाँ रख दिया, ये ऐसा कर रहे हैं, वो वैसा कर रहे हैं, ऑफिस जाओ तो ये गड़बड़ हो रहा है, वो मर जाओ, जी काय को रहे तुम। हर चीज़ से हम परेशान हैं भाई साहब। हर चीज़ से परेशान रहोगे तो जियोगे कैसे? नहीं तो हम जी ही इसलिए रहे हैं क्योंकि हम इतनों से परेशान हैं। पॉइंट क्लियर है भैया सबको? तो वो स्ट्रक्चर यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीटली अप्लाई होता है। तो 3 तरीके के हेतु जगत में पाए जाते हैं। अब चलो बौद्धों की फिलॉसफी पर आते हैं। बौद्धों के हिसाब से जितने भी सत्य हैं वो कैसे हैं? अनित्य हैं। इसके अलावा जगत में कुछ भी नहीं है। तो कौन सी पार्टी हो गई भाई साहब? 3 हेतुओं में से कौन सा हेतु लगाया उन्होंने?
ध्यान दो इधर, सब भूल, जब ध्यान देने वाली बात आती है तब इधर उधर हो जाते हैं। कहाँ थे हम? बौद्धों ने क्या बताया भैया? उन्होंने कहा जो जो अनित्य है वो ही सत्य है, इसके अलावा कोई सत्य जगत में है नहीं। दो पार्टी हो गई, एक सत और दूसरी असत। अब बताओ ये कौन सा वाला हेतु लगेगा इनमें? व्यतिरेकी हेतु लग। अरे अन्वय मतलब बाकी के सब भी सत हैं, ऐसा कह रहे हैं क्या? नहीं, बाकी के सबको असत कह रहे हैं। तो सत पार्टी हो गई पक्ष, असत पार्टी हो गई विपक्ष। अब कौन सा हेतु लगा? व्यतिरेकी हेतु। इसी बात से हमने उनका खंडन किया है। क्या खंडन किया है? बौद्धों के न्याय ग्रंथों में ये लिखा था कि हेतु को कैसा होना चाहिए? अन्वय व्यतिरेकी हेतु को होना चाहिए। हेतु को कैसा होना चाहिए था? अन्वय व्यतिरेकी होना चाहिए। अब प्रॉब्लम कहां खड़ी हो गई? तुमने तुम्हारा पहला जो स्टेटमेंट है सर्वम क्षणिकम सत्वात्, इसमें ये जो हेतु है वो कैसा हेतु है? व्यतिरेकी हेतु है। तो फिर अब अन्वय व्यतिरेक घटित ही नहीं हुआ तो तुम्हारा यहां पर हेतु को तुम्हारे ही मान्यता से खंडित हो गया। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पूर्वोत्तर दोष से ग्रसित होना, पूर्वापर दोष से ग्रसित होना, युक्ति शास्त्र का विरोधी हो जाना, खुद की बात खुद से कट जाना, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेना। ये सब बिल्कुल सेम लेवल पर चलता है। क्लियर हो गया भैया सबको? बढ़िया। अब कहाँ थे हम? किस बात पर बात आई थी ये? हेतु के संबंध में। अब जरा सबसे पहले पर चलिए आप। स्वापूर्वार्ध व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाणम, क्या हेतु दिया हमने? प्रमाणत्वात्। अब मुझे बताओ ये हेतु कैसा हेतु है? ये हेतु कैसा हेतु है? अन्वय व्यतिरेकी, अन्वय व्यतिरेकी। अब जरा दिमाग आपका देखता हूं कैसा लग रहा है। चलो, ये कह रहा है व्यतिरेकी है। व्यतिरेकी तो सीधे सीधे समझ में आ रहा है। क्या व्यतिरेकी हेतु है? ये हेतु प्रमाणत्वात् किस में घटित हो रहा है? प्रमाण में। किसके प्रमाण में? जैनों के प्रमाण में। अन्य किसी के प्रमाण में घटित हो रहा है क्या? नहीं। इसलिए क्या हो गया? क्लियर हो गया? बढ़िया। अच्छा, दूसरे नंबर पे चलते हैं। हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम ही प्रमाणम ततो ज्ञानमेव तत्। ठीक है, हिताहित प्राप्ति परिहारम परिहार समर्थम ही प्रमाणम। हेतु क्या दे रहे हैं हम? फिर से हम यदि हेतु दे रहे हैं प्रमाणत्वात्, क्या हो गई भाई सब परिस्थिति? ये कौन सा हो गया? अगेन व्यतिरेकी हेतु हो गया। यहाँ आप जितने भी हेतु देखेंगे ना, जनरली सारे के सारे व्यतिरेकी होते हैं। ये लेकिन एक सिचुएशन पर विचार कीजिए। क्या सिचुएशन है? बौद्धों को समझाते हुए हम ये हेतु बना रहे हैं। तन निश्चयात्मकम समारोप विरुद्धत्वात् अनुमानवत्। अब मुझे दिमाग लगा करके बताइए, ये समारोप विरुद्धत्वात् बौद्धों की अपेक्षा कैसा हेतु है? लगाओ जरा, मैं देखता हूं कितना दिमाग लग रहा है तुम्हारा। तीसरा सूत्र में जो हेतु दिया है वो हेतु कैसा हेतु है तीनों में से? अन्वय व्यतिरेक। माइक देना भाई, जरा जल्दी दिमाग लगा लिया इसने। हाँ, अब बताओ कैसे? अरे कोशिश कीजिए, बढ़िया है। अनुमत्वात् है, उसमें मैं एग्जाम्पल दिया तो उसके मतलब उसके साथ सपक्ष सत्व भी आ रहा है। तो कैसे आ रहा है सपक्ष? किस में है सपक्ष सत्व? उदाहरण दो। अनुमानवत् तो वह निश्चयात्मक है समारोप का विरोधी होने से, तो उसका अपन को समर्थक। तो प्रमाण है, प्रमाण पक्ष था और उसका एक भेद हमने पकड़ा। कौन सा? अनुमान। अनुमान क्या बन गया हमारे लिए? सपक्ष बन गया। ठीक है, अब और फिर उसमें हमें समारोप लिया, वो विरोधी है तो उसके हिसाब से अन्वय व्यतिरेकी। उदाहरण दो, अलग अलग बताओ तो फिर समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। जैसे मैं जैसे पीछे एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं। ज्ञान, ज्ञान है। ज्ञान दो तरीके के हैं। कौन कौन से दो तरीके हैं? सम्यक और मिथ्या। ठीक है, सम्यक ज्ञानों की एक लिस्ट है। सम्यक ज्ञानों की लिस्ट है मतलब प्रत्यक्ष और परोक्ष। मैंने ये कहा प्रत्यक्ष ज्ञान प्रमाण है। प्रत्यक्ष ज्ञान प्रमाण है। हेतु क्या दिया मैंने? प्रमाण होने से, प्रमाणत्व होने से। अब ये जो प्रमाण होने से, इसका सपक्ष कौन है? प्रत्यक्ष ज्ञान प्रमाण है, इसका सपक्ष कौन है?
अरे परोक्ष, प्रत्यक्ष ज्ञान प्रमाण है, इसके जैसा और कौन सा प्रमाण है? परोक्ष। और कौन सा ज्ञान प्रमाण नहीं है? इसके अलावा जो भी संशय विपर्य अनध्यवसाय है वो सब प्रमाण नहीं है। यहां तक पॉइंट सबको क्लियर हो गया? अरे यहां तक पॉइंट सबको क्लियर हो गया? ऐसे मैं चाहता हूं आप उदाहरण दो वहां पर। तन्निश्चयात्मकम समारोह विरुद्धत्वात्, तो इसमें जो हमने अनुमानवत कहा है, अनुमानवत कह करके हमने क्या कह दिया है? सपक्ष। सपक्ष कहा है। विपक्ष कौन है इसमें भाई साहब? इन जो इधर निश्चयात्मक को प्रमाण कहा गया है, तो अप्रमाण किसे कहा गया है? जो समारोपादी संशय विपर्य अनध्यवसाय हो गए, उनको अप्रमाण कहा गया, तो ये विरोधी भी मिल गया। तो इस प्रकार से देखा जाए तो तालियां भाई साहब, बहुत बढ़िया। ने जल्दी उसने पकड़ा था, उसकी भी अच्छी बात है। तो अनुमानवत पॉजिटिव उदाहरण दिया है। अनुमान पॉजिटिव उदाहरण है। जब भी पॉजिटिव उदाहरण होता है वो कैसा होता है भाई? अन्वयी होता है। और फिर कैसा नहीं है? ये संशय आदि रूप में नहीं है। तो क्या बन गया? व्यतिरेक। इसलिए ये जो समारोह विरुद्धत्वात्, ये हेतु कैसा बन गया? अन्वय व्यतिरेकी हेतु। क्लियर है सबको? थोड़ा एक आध बार विचार कीजिएगा, कल फिर से पूछूंगा। लिखो, होमवर्क लिखिए आज का। ये 3 हेतु के उदाहरण लिखकर आना है। अपनी लाइफ से कोई भी 3 आपको उदाहरण लिखकर लाना है। किन के हेतु? बौद्धों के हेतु सही हैं, बौद्ध ही गलत है, उनके हेतु कौन सही होंगे? अरे नहीं राजा, इसका मतलब क्या है वो बता देता हूं मैं। इसका मतलब ये है, प्रत्यक्ष को वो कैसा मानते हैं? अनिश्चयात्मक। ठीक है। अनुमान को कैसा मानते हैं? निश्चयात्मक। तो अनुमान का निश्चयात्मकपना इससे तो घटित हो गया। क्या घटित हो गया? समारोप का विरोधी होना, ये घटित हो गया। इसका मतलब प्रमाण जो होता है वो निश्चयात्मक होता है, जैसे कि आपका अनुमान। तो प्रमाण क्या है? हमारा पक्ष। प्रमाण के समान कौन है भाई साहब? अनुमान। वो क्या बन गया? सपक्ष। और विपक्ष में कौन है? विपक्ष में कौन है? समारोप का विरोधी, मतलब संशय विपर्य, ये संशय आदि हो गए विपक्ष में। तो अब हम उनसे क्या कह रहे हैं? आपने जो ये प्रत्यक्ष माना है, इसको आप निश्चयात्मक तो नहीं मानते, लेकिन समारोप का विरोधी मानते हो। तो समारोप का विरोधी होने से इसको निश्चयात्मक मानना चाहिए, ऐसा हम बौद्धों को समझा रहे हैं। शाबाश। चलो भाई, सबको क्लियर हो गया? तीसरे नंबर का सूत्र अभी हमारा समाप्त होता है। आशा करता हूं तीसरे नंबर का सूत्र में कोई डाउट और नहीं होंगे। ठीक है, मिलकर के सभी तीसरे नंबर का सूत्र बोलिए। क्लियर हो गया भैया सबको सूत्र? अब चले, इसके बाद वाला सूत्र क्या है? पढ़िए। अनिश्चितः अपूर्वार्थः। अपूर्वार्थ कैसा होता है? अनिश्चित होता है। 10th क्लास में हमको ना एक पोएम थी, सैमुअल टेलर कोलरिज की एक पोएम थी। 10th क्लास मतलब 2003 की बात कर रहा हूँ मैं। सॉरी, ज़्यादा पुराना हो गया क्या? बहुत पुराना हो गया। उसका नाम था द राइम ऑफ द एंशंट मेरीनर। पोएम का नाम था द राइम ऑफ द एंशंट मेरीनर। उसमें एक बर्ड के बारे में कहा था। ऐसा माना जाता है दो बर्ड्स होती हैं। एक कौवा होता है। कौवा यदि आपके घर पर ऊपर आता है तो क्या माना जाता है भाई? घर पे कोई मेहमान आने वाला है, ऐसा मानते हैं। और दूसरा एल्बेट्रॉस नाम की एक बर्ड मानी जाती है उनके ज़माने में। एल्बेट्रॉस एक बर्ड है जो जनरली सारे एंटार्क्टिक ओशियन के आसपास ही घूमती है, वो इधर कहीं नहीं आती। एल्बेट्रॉस बर्ड जब आपके ऊपर आए, वाइट कलर की बर्ड होती है, बड़ी छक्क सफ़ेद सुंदर, वो बर्ड यदि आपके शिप पर आ जाए तो ऐसा माना जाता है भाई सबसे शुभ बर्ड है। तो हुआ यूं कि एक शिप में लोग जा रहे थे। शिप में जाते 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 उनका सारा का सारा खाना ख़त्म हो गया और उन्होंने जो हिसाब लगाया था, ये हिसाब लगाया था कि भैया अपन लोग इस रास्ते से जाएंगे, 30 दिन की ये जर्नी है, 30 दिन की जर्नी के हिसाब से वो 2 महीने का ले गए थे खाना, तो कि भाई अपना काम गुजर जाएगा। हुआ यूं 2 बार बड़े बड़े तूफान आए और उनका जो पूरा का पूरा रास्ता था वो रास्ता सारा वो भटक गए। वो जब भी एक टर्न मार करके उस तरफ आने की कोशिश करते थे फिर रास्ता छूट जाता था। बेचारे सब भूखे प्यासे बिल्कुल 3 महीने तक शिप में रहते रहते बिल्कुल
छक खाली हो गए थे, अब कुछ नहीं, अब तो बस ये इंतजार कर रहे थे कि कब किसको खा लेंगे हम। ये बर्ड आई और ये बर्ड को देख करके कुछ लोग कहने लगे कि भाई अब अपना कुछ भला होने वाला है। तो अब वो पोएम इस चीज को व्यक्त कर रही है कि बताओ भला होगा कि नहीं होगा। बहुत, वो तो बड़ा एक ओड है, बहुत बड़ी 300-400 पेज की कविता है। हमारे केवल एक छोटा सा सेक्शन था हमारे कोर्स में, तो उसकी एक लाइन मुझे हमेशा से बड़ी याद रहती है, बड़ी अच्छी लाइन थी। वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। प्यास लग रही है, 30 दिन हो गए हैं, प्यासे हैं प्यासे हैं प्यासे हैं, लेकिन पानी पीने को नहीं है। आसपास पानी ही पानी है, लेकिन पानी पीने को, वो पानी में मीन प्यासी रे मोहे रह रहे आवे हाँसी रे। तो ये बिल्कुल उसके जैसी परिस्थिति यहाँ पर प्रस्तुत की गई थी। अब ये सब मैंने कहानी आपको क्यों बताई है? केवल एक वर्ड को बताने के लिए। अभी आप में से इतने सारे बच्चों ने पहली बार ये वर्ड सुना होगा जिसका नाम है एल्बेट्रॉस। बताओ कितने बच्चों ने ये वर्ड पहली बार सुना है? नाम सबने पहली बार नाम सुना है। अब ये एल्बेट्रॉस को आप पहले से जानते थे क्या? नहीं। अब जान गए क्या? हाँ। अनिश्चितो अपूर्वार्थः। अपूर्वार्थ किसे कहते हैं? जिस चीज का आपके जीवन में निश्चय न हुआ हो उसको हम क्या कहते हैं? अपूर्वार्थ कहते हैं। जब तक आपके दोस्त ने आपकी दोस्ती की परीक्षा में खरा नहीं उतरा तब तक आप उसे दोस्त कहते हैं। इससे बड़ी नासमझी कोई नहीं है। हमने हॉस्टल में एंट्री ले ली, 2-4 लड़कों के साथ बात चालू हो गई तो मस्त चल रहा है। 1 साल 2 साल कोई दिक्कत नहीं हुई, पता ही नहीं चल रहा है कि क्या चक्कर हो रहा है। फिर एक दिन आता है जब हम सब लोग सोचते हैं अब तो हम फर्स्ट ईयर में आ गए हैं, अब अपन 4 लोग मिल करके घूमने चलते हैं। कहाँ जाएंगे? तो हम जाएंगे कोई जगह पर मूवी देखने जाएंगे। कब जाएंगे? संयम भैया की क्लब, 3 घंटे खाली पड़े, चलो पिक्चर देखने जाए। अब जब आपने सोच लिया पिक्चर देखने जाएंगे, फिर क्या हुआ भाई? हम वापस आए, कितने लड़के गए थे? 6। पकड़े कितने गए? 2। बाकी के 4 का क्या होगा? अब इस समय पर क्या होने वाली है? आपकी उस दोस्ती की परीक्षा होने वाली है। अब आपने उसको दोस्त कब से बोल रहे हो? आप 3 साल से उस लड़के को आप दोस्त कह रहे हो, लेकिन क्यों उसको दोस्त नहीं कह सकते थे आप? जानना मानने के बराबर नहीं होता। जानते हो कि नहीं जानते आप उस लड़के को? जानते हो, लेकिन आपकी उसके साथ दोस्ती है कि नहीं है भाई साहब? वो तब पता चलेगा जब वो निश्चयात्मक होगी, अनिश्चितो अपूर्वार्थ के पैरामीटर को फॉलो कर लेगी। मतलब भरोसा नहीं हुआ था लेकिन हमने मान लिया था, तो क्या बन गया वो लड़का? अपूर्वार्थ है आपके लिए। अभी आप वो दोस्ती, वो मेरा दोस्त है, ये बात प्रमाण है कि अप्रमाण है? अभी तक ये बात प्रमाण नहीं हुई है। पॉइंट समझ में आता है? हर चीज़ के साथ होता है। मुझे कोई लड़की बहुत खूबसूरत लगी और मैं चाहता हूं कि मैं ज़िंदगी में इस लड़की को पालूं। अब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है भाई साहब? मैं उस लड़की को पालूं, उस लड़की को। भाई लड़की को नहीं पाया जाता है, लड़की कोई फोटो नहीं है जिसको तुम पालोगे। जीता जागता इंसान है, और जीते जागते इंसान से प्यार करने का मतलब ये होता है कि तुम्हारे लाइफ की जितनी प्रॉब्लम्स है ना, उसको वो डेली गिनाएगी। उसकी लाइफ के जितने प्रॉब्लम्स हैं उसको तुम्हें डेली गिनाना पड़ेगा, और इसके बाद भी तुम उसके साथ में रह सकते हो। इसको कहते हैं प्यार। अब बताओ ये क्या हो गया? अनिश्चितो अपूर्वार्थः। उस लड़की को आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं, लेकिन आपको उससे प्यार है कि नहीं है वो तब पता चलेगा जब आप उसे बर्दाश्त कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। पॉइंट कुछ समझ में आ रहा? पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? हर चीज के साथ ऐसा ही होता है। आप किसी भी चीज को कोई टैग तब दे सकते हैं जब आप उसके संबंध में निश्चयता को प्राप्त कर गए हों। जब तक वो निश्चय नहीं हुआ तब तक हम किसी को सही नहीं कहते। पॉइंट क्लियर हो गया भैया सबको? अनिश्चितो अपूर्वार्थ। जिस चीज का निश्चय नहीं हुआ है उसको हम अपूर्वार्थ नहीं कह सकते, मतलब कहते हैं। जैसे ही आपको पता चल गई वो चीज तब हम उसे कहेंगे पूर्वार्थ। क्लियर है? तो प्रमाण के लिए पदार्थ को कैसा होना आवश्यक है? अपूर्वार्थ होना आवश्यक है। पहले से निश्चय नहीं हुआ हो तो ही ठीक है। अब हम जानते तो हैं भाई साहब, हमने शादी भी कर ली, बर्दाश्त भी हम कर रहे हैं, कभी नीट कभी सोडा के साथ,
सबको पता है, ये किसी ने आज तक पी नहीं होगी, सबको पता है। कभी हमने नीट, कभी हमने सोडे से बर्दाश्त कर रहे, नहीं समझे? प्रफुल्ल नहीं समझा, अच्छा समझ गया, ओके। अब हम उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। एक दिन आया और क्या हुआ भाई साहब, वह बंदा सोच रहा है भाई प्यार है कहाँ। उसे प्यार पर पहली बार शक हुआ। उसने कहा यार ये क्या, किसका बीज जागृत हो गया है? संशय। जैसे ही संशय का बीज जागृत हो गया है, अब आपको दोबारा से रिवाइज करना पड़ जाएगा कि नहीं पड़ जाएगा कि मैं इससे सच में प्यार करता क्यों था। मैं इस शक्ल से प्यार करता था, वो तो जा चुकी है। अकल से प्यार करता था, वो तो भाई है ही नहीं। अब करें तो क्या करें? तो वो दिन सामने खड़ा हो जाता है हमारे। तब क्या होता है भाई साहब? तलाक तलाक तलाक। क्या कर, अपूर्वार्थ बनाएंगे भाई, अब तो तू प्यार ही नहीं है, तू निकल यहां से। तो ये परिस्थिति, इसको क्या कहते हैं भाई साहब? अनिश्चितो अपूर्वार्थः। और दूसरी परिस्थिति को क्या कहते हैं? दृष्टोपि समारोपात। संशय आ गया, तादृक्, फिर से परिस्थिति वैसी की वैसी हो गई। ये दो सूत्रों में आचार्य देव ने केवल इतनी सी बात प्रस्तुत की है, यदि आप किसी चीज को जानते नहीं हैं तो ठीक से पहले जानिए, पहचानिए, ऑटोमेटिकली आप उसका स्वरूप समझ जाएंगे। क्या हो गया? अनिश्चितो अपूर्वार्थः। और जैसे ही आप उसे जान गए थे जीत भैया, जानने के बाद क्या हुआ? जानने के बाद क्या हुआ? किसी दिन आपको शक हो गया, किसी दिन आपने नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। भाई मुझसे प्यार करता है, आज तक मुझे एक गिफ्ट तो दिया नहीं, प्यार ही ले गया सारे पैसे यार। तो अरे मुझे इससे याद आया, एक बहुत अच्छी जगह याद आई मुझे। कहाँ पढ़ा था मैंने, मेरे को कोई ग्रंथ का नाम याद नहीं है, कहीं पढ़ा था मैंने। वहाँ ये लिखा था, शादी के समय आपके पास जितना पैसा है उसका मात्र 1 से 10वां भाग ही आपको शादी में खर्च करना चाहिए। क्या लिखा था? जितना आपके पास पैसा है उसका केवल 1/10 हिस्सा आपको शादी में खर्च करना चाहिए, क्योंकि बाकी का भाई जिंदगी शादी के दिन खत्म नहीं होती, वहां शुरू होती है। भाई पैसा तो अब इसके आगे चाहिए। तो अब क्या किया हमने? लोन लेके शादी की। तो प्रॉब्लम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी भाई साहब? अंबानी ने शादी में 10 दिन का जश्न किया था, ऐसा किया वैसा किया, हम भी करेंगे। भाई अंबानी के वो 1/10 नहीं, 1/100,000वां हिस्सा था। तुम्हारी लाइफ का क्या होगा भाई साहब? तुम उस जैसी शादी करने जाओगे तो प्रॉब्लम क्या होगी? तुम्हारे पास वो तो मुश्किल है। शादी तो कर लेता है आदमी भाई, बहुत शौक से करता है। लड़की को लक माना जाता है ना। तुम पहले लोन लो और बाद में लड़की के कारण लॉस हो जाए 2-4, तो फिर कहोगे लड़की का दोष है। अब शकुन, लड़की अब शकुन है। भाई साहब ये सब आपका दिमाग की उपज है, हरकतें तो आपकी ज्यादा खराब है। तो ये 2 सूत्र आचार्य देव इस बात को समझा रहे हैं कि कोई चीज आप नहीं जानते हैं, उसे प्रमाण करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा? उसे जानना होगा। वो पहले निश्चय उसका नहीं हुआ था। एक बार निश्चय हो जाए, उसके बाद यदि आपके दिमाग में कहीं संशय विपर्य अध्यवसाय आ गया तो क्या होगा? दृष्टपना होने पर भी उसमें दोष खड़ा हो जाएगा। दृष्टोपि समारोपात तादृक्। चलिए दूसरे विशेषण की चर्चा भी हमने नहीं, हाँ फाइन। भाई मैं इतने आसानी से कैसे कैलकुलेशन खराब हो सकता है? ऑलराइट, दृष्टोपि समारोपात, मैं एग्जाम्पल दे रहा था, ठीक है। दृष्टोपि समारोपात तादृक्। 2 सूत्र की हमने चर्चा कर ली है। कल पूरा ये एक विशेषण है, स्व विशेषण है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे, पूरे की एक साथ करेंगे। तो ध्यान से ये दोनों पढ़ के आइएगा। कौन कौन से 2 पढ़ के आने हैं? अभी जो हमने पढ़ लिया है वो दोनों, और जो हम कल 4 पढ़ने वाले हैं, 5 पढ़ने वाले हैं सूत्र, इनको ज़रा एक बार देख के आइएगा। पढ़िए ज़रा सूत्र एक बार। छुट्टी। मंगलाचरण भी नहीं किया था, मंगलाचरण तो कर लो। मंगलाचरण स्टार्टिंग में करते हैं कि एंड में करते हैं? आदि मध्य वसानेषु। जय जिनेन्द्र। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय।